नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट, STF के 2 जवान शहीद, 4 जवान घायल। घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी। पखांजूर में जवानों को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को किया ढेर, सभी के शव बरामद। मुठभेड़ में 2 जवान भी हुए घायल। और दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णु देसाई, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, खेल मंत्री और रेल मंत्री से भी मिले मुख्यमंत्री। परियोजनाओं और विकास को लेकर हुई चर्चा। SCCR में फिर ट्रेनें रद्द, अलग अलग दिनों में 8 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। गर्डर लॉन्चिंग के चलते रद्द की गई ट्रेनें। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से सबसे पहले आपको दिखाते हैं जहां नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। STF के 2 जवान शहीद हुए, बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है। बीजापुर सुकमा सीमा पर ऑपरेशन पर ये जवान निकले थे, जिस दौरान आईडी की चपेट में आ गए। सर्चिंग के दौरान जवान आईडी की चपेट में आए, ये बताया जा रहा है। घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही ताकि उनका सही तरीके से इलाज किया जा सके। शहीद भरत साहू रायपुर जिले के रहने वाले थे, वहीं शहीद सतेंद्र करेंगा नारायणपुर जिले के निवासी थे। तरेम थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने हमला किया है और SP जितेंद्र यादव ने इस घटना की पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचा दे। तरेम थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने यहां पर हमला किया है, जिसमें STF के 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान घायल है। हालांकि उनकी भी क्या स्थिति बनी हुई है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। सर्चिंग के दौरान जवान आईडी की चपेट में आ गए। जो घायल जवान है उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी अब की जा रही है। वहीं शहीद भरत साहू है, उनका नाम बताया जा रहा है, जो कि रायपुर के रहने वाले थे, और दूसरे शहीद का नाम था सतेंद्र करेंगा, जो कि नारायणपुर के निवासी थे। तरेम थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने हमला किया। SP जितेंद्र यादव ने इस घटना की पुष्टि की है। तो 2 शहीद जो कि घायल इसमें शहीद हुए, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। वहीं 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें कि बीजापुर सुकमा सीमा पर ऑपरेशन, सर्चिंग ऑपरेशन पर ये जवान यहां पर निकले थे। जाहिर सी बात है कि नक्सलियों के मूवमेंट की खबर उन्हें वहां पर मिली थी, जिसके बाद सभी जवान सर्चिंग ऑपरेशन पर वहां निकल पड़े, जहां पर आईडी की चपेट में आ गए। 2 जवान शहीद हुए हैं, जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं। शहीद सतेंद्र करेंगा, एक का नाम बताया जा रहा है, जो कि नारायणपुर के निवासी थे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संतोष, बेहद ही दुखद खबर है क्योंकि 2 जवान हमने खो दिए हैं। बताया जा रहा है कि जो 4 जवान घायल है उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। कहां तक ये प्रोसेस पहुंचा हुआ है, साथ ही इस खबर को लेकर पूरी जानकारी दीजिए। जी, आपको सबसे पहले बता दूं, जो घायल है उनको रायपुर रेफर किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल बीजापुर जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है। आपको पूरा विस्तृत जानकारी देते हुए बता दूं कि बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा का संयुक्त टीम इलाके में निकला था। इनको सूचना मिली थी कि नक्सलियों की जो बड़े लीडर हैं, दरबा एरिया कमेटी, दरिया डिविजनल, पश्चिम बक्सर डिविजनल और मिलिट्री कमांडर के 2 नंबर के जो बड़े लीडर हैं, इन लोग उसी इलाके में मौजूद हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद 16 तारीख के एक विशेष दल इनके लिए रवाना हुई थी। CRPF, DRG और संयुक्त टीम इनके लिए रवाना हुई थी उनके ठिकाने को पता करने के लिए। उसी दिन जब टीम वापस लौट रही थी, वापस लौटते वक्त आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 4 जवान जहां घायल हुए, वहीं 2 जवान शहीद हो गए। आपको बता दूं कि पुलिस की सूचना तंत्र मजबूत होने की वजह से कहीं ना कहीं माओवादी को जब इसकी बात पता चल जाती है, उनको पता चल जाता है कि पुलिस की फोर्स या सुरक्षा बल अपने लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना को बदलने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार अभी भी वह अपना ठिकाना बदल दिए थे और आईडी के चपेट में आने से 4 जवान जो है घायल हुए और 2 शहीद हुए। आपको बता दूं कि ये जो एरिया कमेटी के, जो डिविजनल कमेटी के जो सारे जो लीडर थे, वो लीडरों की सूचना मिलने के बाद 16 तारीख की संयुक्त टीम विशेष अभियान के दौरान निकली थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलने के कारण वापस लौट रही थी और माओवादी ने इनको एक अपना निशाना बना दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि आपको बता दूं कि 2 जवान जो शहीद हुए, पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इसका जवाब हम किसी न किसी प्रकार से माओवादियों को देंगे, और माओवादी किसी न किसी
प्रकार से बैकफुट होते नजर आ रहे हैं, तो वो मुठभेड़ में नहीं करते, आईडी का उपयोग ज्यादा करने लगे ताकि किसी न किसी प्रकार से पुलिस को नुकसान पहुंचा सके। और अभी भी यही हुआ कि पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन्होंने आईडी का एक उपयोग किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान भी घायल है। 4 जवानों को प्राथमिक उपचार बीजापुर जिले अस्पताल में चल रहा है, उनको रायपुर ले जाने की रिफर की तैयारी की जा रही है। चलिए संतोष, तो 4 घायल जवान हैं जिनकी स्थिति को लेकर लगातार आज पूरे दिन अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ नक्सलियों के लगाए गए आईडी की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर जारावंडी थाना क्षेत्र के छिंदभट्टी इलाके में मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 2 जवान घायल भी हुए हैं। मौके से 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मरने वालों में डिविजनल कमेटी मेंबर लक्ष्मण अतराम भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने 3 AK-47, 2 इंसास, 2 SLR और 1 कार्बाइन बरामद किया है। मुठभेड़ में घायल दोनों जवानों का इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल एक जवान को जिला मुख्यालय एयरलिफ्ट किया गया है ताकि सही तरीके से इलाज किया जा सके। तो एक बार फिर से मुठभेड़ में 12 नक्सली यहाँ पर ढेर हुए। मौके से हथियार भी बरामद किए गए। जाहिर सी बात है कि जवानों को बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है, जिसमें 12 नक्सलियों को उन्होंने ढेर कर दिया है। साथ ही कई नक्सल सामग्रियां, नक्सल हथियार जो है वो भी बरामद किए गए। कौन कौन से नक्सल हथियार है भी हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे की। तो दिल्ली के दौरे से रायपुर लौटेंगे सीएम साय और रात 9 बजे रायपुर लौट जाएंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में कई सारे बड़े निर्णय लिए गए। फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। आज दिल्ली से रायपुर सीएम साय लौट जाएंगे, जिसके बाद देखने वाली बात होगी कि मीडिया से बातचीत में क्या कुछ बड़े निर्णय के बारे में वो जानकारी देते हैं। रात 9 बजे वो समय है जब रायपुर सीएम लौट जाएंगे। बता दें कि एक बार फिर कि कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2 केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास के लिए बनाए गए छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान सीएम साय केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा और खेल मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि, श्रमिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन और रोजगार के नए अवसरों का सृजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए केंद्र सरकार से और ज्यादा सहयोग की मांग की है। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मंडाविया को राज्य में खेल सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी। मुलाकात हुई है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेल का भर कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हमें बहुत सार्थक चर्चा हुई है और DPR वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। इसमें एक तो अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन है जो 200 किलोमीटर है, जिसका सेक्शन 1948 में हो गया था, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत आगे बढ़ गया है। अब इसमें काम होगा। एक सरसिया नया रायपुर होते हुए परमल कसा, ये नया रेल लाइन परियोजना 277 किलोमीटर का है। इस पर भी DPR वगैरह बन रहा है। और उसी तरह से एक लाइन है रावघाट जगदलपुर, नई रेल लाइन परियोजना 140 किलोमीटर का है। इस पर भी DPR वगैरह बन रहा है और आने वाले समय में ये सब काम स्वीकृत होंगे। और अब प्रदेशवासियों को इस खुशखबरी देते हैं। छत्तीसगढ़ को आज 5 राष्ट्रीय अवार्ड मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतर काम करने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। अच्छे काम के लिए सूडा और 4 निकाय को अवार्ड मिलेगा। बिलासपुर और रायगढ़ निगम को अवार्ड मिलेगा। चांपा और भाटापारा में नगरपालिका को अवार्ड मिलेगा। केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर तोखन साहू को अवार्ड देंगे।
तो एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ी खुशखबरी से पूरे प्रदेशवासियों के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को आज 5 राष्ट्रीय अवार्ड मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतर काम करने के लिए एक अवार्ड यहां पर दिया जाएगा। साथ ही अच्छे काम के लिए सूडा और 4 निकाय को अवार्ड मिलेगा। बिलासपुर और रायगढ़ निगम को अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही चांपा और भाटापारा नगर पालिका को भी अवार्ड मिलेगा। केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर तोखन साहू को यह अवार्ड देंगे। और चलिए अब गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर सांप के काटने से भाई बहन की मौत हो गई है। घर में सो रहे बच्चों को सांप ने काट दिया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय दोनों ने ही दम तोड़ दिया। देवभोग में भी एक अन्य युवक को सांप ने काटा है और युवक को गरियाबंद रेफर किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। अमलीपदर थाना क्षेत्र के खनोरा की पूरी घटना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फारूक हमारे साथ जुट गए। फारूक, लगातार देखा जा रहा है कि सांपों का भी आतंक अब जिले में बढ़ता जा रहा है। आपको समझना चाहते हैं कि कैसे पूरा हादसा हुआ है। दोनों भाई बहन घर पर सो रहे थे बताया जा रहा है, साथ ही एक युवक को भी सांप ने काटा है। इसकी स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, दरअसल बरसात के साथ ही ये मैलपुर, देवभोग, गरियाबंद क्षेत्र जंगली क्षेत्र है और इस तरह की घटनाएं सर्पदंश की बढ़ जाती है और सर्पदंश के कारण ही मौत भी हो रही लगातार। और ये कहा जा सकता है कि बीते महीने में ही कम से कम 20 से 25 लोगों की मौत सर्पदंश से हो चुकी है। दरअसल देवभोग थाना क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत एक गांव है धनोरा, जो अमलीपदर के पास है। वहां पर जो भाई बहन रात को सोए हुए थे उनको सर्प ने काट लिया और उनको ऐसा लगा कि चींटी ने काटा है। जब अपने परिजनों को उठाकर बताया तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक सांप, करास सांप बैठा हुआ था। तो उनको एहसास हुआ कि कहीं गड़बड़ है करके, लेकिन वो झाड़ फूंक कराते रहे, लेकिन इससे ठीक नहीं हुआ। तभी ये देखा कि उसके भाई को भी, जो छोटा भाई है, उसको भी तकलीफ होने लग गई, उल्टी होने लग गई। किसी तरह इस घटना को लेकर के दोनों को लेकर के देवभोग थाना अस्पताल पहुंचा गया और वहां उनका इलाज कराया गया, किंतु दोनों को डॉक्टर बचा नहीं पाए। तीसरी घंटा खुद देवभोग की है घटना। वहां भी उज्जैन निवासी जो है वो वहां पर एक काम करने के लिए पहुंचे थे, तालपत्री बेचने के लिए। उनको भी सुबह सुबह सर्प ने काट लिया और उनकी गंभीर स्थिति में उनको गरियाबंद रेफर किया गया है और गरियाबंद में उनका इलाज जारी है। दरअसल एक बात ये आ रही, बरसात के चलते जो सोने में लापरवाही करते हैं लोग, जमीन में सो जाते हैं या फिर दरवाजे के पास सो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सांप जो है उनको काट लेता है और ये इस तरह की घटना होती है। इससे बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल फारूक, तो जाहिर सी बात है ग्रामवासियों को सतर्कता बरतने की और भी ज्यादा सावधानी बरतने की अब सख्त जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बिलासपुर वासियों के लिए बेहद ही अहम खबर है, क्योंकि जिले में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। 66 वर्षीय मरीज में कोरोना पॉजिटिव मिला है और अपोलो अस्पताल में संक्रमित मरीज भर्ती है, जहां पर उसका इलाज जारी है। संक्रमित मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। अन्य कई बीमारियों से भी मरीज ग्रसित है। साल भर बाद जिले में ये कोरोना का मामला सामने आया है। तो एक बार फिर से बिलासपुर वासियों को, जिले वासियों को सावधानी बरतने की जरूरत है और कोविड प्रिकॉशंस रखने की एक बार फिर से उन्हें जरूरत है, क्योंकि 66 वर्षीय मरीज है जो कोरोना पॉजिटिव मिला है। इधर जांजगीर जिले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पामगढ़ क्षेत्र के कोसिर गांव में डायरिया से 17 साल के लड़के की मौत और 100 से ज्यादा मरीज मिलने की खबर को प्रमुखता से दिखाया जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। यहां लगे कैंप का कलेक्टर ने जायजा लिया और इसी के साथ ही पामगढ़ CHC पहुंचे। ग्रामीणों के मुताबिक कोसिर गांव में डायरिया से 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन का अलग दावा है। अभी गांव के कैंप में 4 और पामगढ़ अस्पताल में 22 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश के बाद पानी टंकी की सप्लाई की गई, जो पाइपलाइन टूटी थी उसे ठीक किया गया। डायरिया के बढ़ते केस के बाद जिला अस्पताल जांजगीर से मेडिसिन डॉक्टर की टीम पामगढ़ अस्पताल भेजी गई है। और रायपुर के न्यू शांतिनगर स्थित दुर्गा मंदिर में बुधवार को श्री श्याम हनुमान कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। मां वैष्णवी महिला मंडल और न्यू शांतिनगर विकास परिषद के संयुक्त आयोजन में श्री श्याम हनुमान कीर्तन समिति के भजन गायकों ने विशेष प्रस्तुति दी। भजन संध्या का आनंद लेने सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने समेत राजधानी के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग परिवार समेत पहुंचे। भजन संध्या के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा गया। श्री श्याम मंदिर के कोषाध्यक्ष चिमन अग्रवाल ने बताया है कि इस साल मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। उसके उपलक्ष्य में भजन कीर्तन और प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाले को दरबार
ये श्याम बाबा का कार्यक्रम है, ये हर महीने करते हैं लोग। इस बार हमारा सौभाग्य मिला कि हमारे को मंदिर में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरा रेनोवेट किया मंदिर को। हमारे यहाँ 500-800 लोग आते ही है। हमेशा जो भी कार्यक्रम कराएं, हर कार्यक्रम में आते हैं। हर महीने कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहता है। हमारी समिति है छोटी सी, श्री श्याम हनुमान कीर्तन समिति, जिसमें हम 15-17 लोग हैं, जो हर महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा श्याम का गुणगान करते हैं। रायपुर में जहाँ भी किसी को बाबा का गुणगान करवाना हो, निस्वार्थ और निःशुल्क कीर्तन होता है बाबा का, वो हमारे समिति के किसी भी मेंबर से संपर्क कर सकते हैं।